नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुबह 7 बजे के हेडलाइंस के साथ। कन्हैया कुमार की जमानत को विपक्ष ने बताया लोकतंत्र की जीत। जेएनयू में छात्रों ने निकाला विजयी जुलूस। यूनिवर्सिटी जांच समिति आज सौंपेगी रिपोर्ट। इशरत जहां मामले में वित्त मंत्री का बयान। दूसरे हलफनामे में हुआ फर्जीवाड़ा। यूपीए सरकार पर झूठे सबूत जुटाने के लगाए आरोप। खुलासे के समय और मंशा पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। विमान वहन संशोधन विधेयक राज्यसभा से पारित। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक मिलेगा मुआवजा। हवाई हादसे में मिलेगा ज्यादा मुआवजा। छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सली हमला। नारायणपुर में 16 ग्रामीणों की हत्या। जगदलपुर में 23 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। संयुक्त राष्ट्र का उत्तर कोरिया के खिलाफ सबसे कड़े प्रतिबंध। आने जाने वाले सभी कार्गो की होगी जांच। स्पेस और खुफिया एजेंसी समेत 12 संगठन और 16 नए लोग हुए ब्लैक लिस्टेड। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को कल अंतरिम जमानत मिल गई। उसे 10-10 हजार रुपए के 2 मुचलके पर जमानत दी गई है। कन्हैया कुमार की जमानत को विपक्षी दलों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई में पहली जीत करार दिया है। इस बीच जेएनयू जांच समिति आज इस मसले पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। कन्हैया कुमार की रिहाई पर उनके परिवार वालों ने खुशी जताई है। बहुत बड़ी जीत है ये, और ये जीत केवल कन्हैया की ही जीत नहीं है। ये जीत जो हमारे हिंदुस्तान के 450 यूनिवर्सिटी के छात्रों ने, प्रोफेसर ने और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने जो एकजुटता दिखाया है, इन तमाम लोगों की जीत है, इंसानियत की जीत है। अदालत ने कन्हैया कुमार से कहा है कि वो ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हो जो राष्ट्र विरोधी हो सकती है। साथ ही अदालत ने कन्हैया को जांच में सहयोग और बुलाए जाने पर उन्हें जांच एजेंसियों के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने ये भी हिदायत दी कि वो जमानत के लिए रखी गई शर्तों का उल्लंघन नहीं करें। कोर्ट ने कहा है कि हम सिर्फ 6 महीने की बेल दे रहे हैं इसको, कन्हैया को, और इस बीच में उसके ऊपर नियंत्रण रखे, उसके पैरोकार उसके ऊपर नियंत्रण रखे, और ये भी अंडरटेकिंग दे कि वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेगा। और 6 महीने इन्वेस्टिगेशन चलेगी, उसके बाद और क्या तथ्य आते हैं उसके बाद कोर्ट देखेगी। कांग्रेस ने जहां अदालत के इस फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया है, वहीं सीपीएम ने इस मामले को षड्यंत्र करार दिया। एडिशन केस सही रहता तो बेल मिलने का सवाल नहीं है। अगर बेल मिला, अंतरिम बेल मिला, ये जो भी है, और 10,000 पे मिला बेल, तो अगर ये बात साबित करती है कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अब कौन है इसके पीछे? अब डॉक्टरिंग के बारे में तो अब रिपोर्ट भी आ गई सामने। अब ये जांच करनी है, असली जांच तो यहाँ पे होगी कि कौन करवाया ये सब। जब एग्जीक्यूटिव गलत कर रही थी और दिल्ली पुलिस गलत रास्ते से जा रही थी और गवर्नमेंट भी उसी को सपोर्ट कर रही थी, तो आज जुडिशरी ने न्याय दिया है, एंड इट इज ए विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। देशद्रोह के मामले में कन्हैया को पिछले महीने की 12 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। वहीं इस मामले में 2 और छात्र उमर खालिद और अनिर्बन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इशरत जहां मामले को लेकर कल संसद की कार्यवाही में अवरोध हुआ। बीजेपी के भूपेंद्र यादव ने इस मामले में राज्यसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया। सरकार का कहना है कि यह गंभीर मुद्दा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने इस मामले में हो रहे खुलासे के समय और मंशा पर सवाल उठाए हैं। इशरत जहां मामले में हो रहे नए खुलासे के बीच बीजेपी ने बुधवार को राज्यसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया। सरकार ने भी इस मुद्दे पर चर्चा कराने का समर्थन किया। डिस्कशन करेंगे तो हमारे मेंबर नोटिस दिया हुआ है, और जिस तरह से उसमें कुछ
कुछ लोगों का रोल था और इस तरह से जो क्रिमिनल थी उस पर। कांग्रेस ने कई साल बाद गृह मंत्रालय के पूर्व अधिकारियों की ओर से हो रहे खुलासे और दावे पर सवाल उठाए हैं। 2 साल बाद कोई कहे कि हमें टॉर्चर किया गया, इस पर विश्वास करना मुश्किल है। ये बात पहले भी हो सकती थी और पूरे रिकॉर्ड्स जो हैं वो गवर्नमेंट के पास हैं, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो छिपी हुई है। और चिदम्बरम जी ने कहा है कि वे अपने जो एफिडेविट है उस पे खड़े हुए हैं। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने इसे गंभीर मामला बताया। After torturing a government officer by the other agency at the behest of the political leadership, you can understand how much misuse was done by the previous government with regard to CBI. वहीं गृह मंत्रालय के पूर्व अंडर सेक्रेटरी रहे RVS मणि बयान पर कायम हैं। अब किस लेवल पे ये दूसरा एफिडेविट का मसौदा बना, इससे मैं ज्ञात नहीं हूं। मैं तो नोट बेचता रहा, मैं हरासमेंट सहता रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट में कहा। इससे पहले पूर्व गृह सचिव GK पिल्लई ने भी दावा किया था कि इशरत जहां मामले में राजनीतिक स्तर पर हलफनामे में बदलाव किया गया था। इसके बाद से पूर्व गृह मंत्री P चिदम्बरम आरोपों से घिर गए हैं। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। इशरत जहां मुठभेड़ मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। इस मामले को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अरुण जेटली ने आरोप लगाते हुए कहा है कि इशरत जहां मामले में UPA सरकार के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया दूसरा हलफनामा फर्जीवाड़े का मामला है। जेटली ने इशरत जहां और लश्कर तैयबा के उसके दूसरे साथियों के गुजरात में मुठभेड़ में मारे जाने को सही बताते हुए पूछा कि क्या कांग्रेस को लगता है कि ये फर्जी थी? अगर ऐसा है तो उसने आरोप पत्र दाखिल नहीं करके और मुठभेड़ में शामिल उन अधिकारियों को गवाह नहीं बनाकर उन्हें 90 दिन जमानत क्यों हासिल करने दी? उन्होंने कहा कि UPA सरकार के पहले हलफनामे में इशरत के आतंकी संपर्कों का जिक्र था जो अस्पष्ट नहीं था, ये बिल्कुल साफ था। दूसरे हलफनामे में फर्जीवाड़ा किया गया। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। लोकसभा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई, JNU और रोहित वेमुला मामले पर सरकार की आलोचना की। उन्होंने सरकार पर गरीब और अल्पसंख्यकों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। वहीं सरकार ने राहुल गांधी पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। राज्यसभा में बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सरकार की ओर से JP नड्डा ने इसका प्रस्ताव करते हुए सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, मैं ये कहूंगा, it is not only a financial inclusion, it is not only a financial evolution, it is a financial revolution which has taken place in this country. राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने विदेश नीति और किसानों समेत कई मुद्दों को उठाया। 2022 तक किसानों की इनकम डबल करने का वादा किया गया है। इस सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि कंपनसेशन का क्या होगा, डेट वेवर का क्या होगा और मिनिमम सपोर्ट प्राइस का क्या होगा। बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी ने NDA सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना की। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया को लेकर प्रधानमंत्री से पूछा कि इससे कितने लोगों को रोजगार मिला है। राहुल गांधी ने प्रोफेसरों, छात्रों और पत्रकारों पर हमले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाया। आप JNU और रोहित वेमुला के पीछे क्यों पड़े हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि वो कमजोर है, क्योंकि वो दलित है, क्योंकि वो आदिवासी है। और आप चाहते हो कि हिंदुस्तान में गरीब वर्ग, आदिवासी वर्ग आगे ना बढ़े, पीछे का पीछे रहे और हम ये नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी की ओर से चर्चा में हिस्सा लेते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा कि देश से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सबको साथ लेकर चलना चाहिए। अब सोचना चाहिए आप कहां हैं थे और कहां जा रहे हैं। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि देश की एकता में चाहता हूं। आपसी दलों में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जहां तक देश का सवाल है, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमेशा
पूरा सदन पूरा देश एक हुआ है। दूसरे दलों के नेताओं ने भी दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया। विशाल दहिया के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। लोकसभा में चर्चा में हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी ने काले धन के खुलासे को लेकर सरकार की योजना को फेयर एंड लवली करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले काला धन वापस लाने का वादा किया था और अब सरकार काले धन को सफेद बनाने को लेकर स्कीम लेकर लाई है। मोदी जी की फेयर एंड लवली योजना आई है, काले पैसे को आप गोरा कर सकते हो। इस योजना में हिंदुस्तान का कोई भी चोर अपने काले धन को सफेद कर सकता है, कहीं से भी उसने चोरी की हो। 2014 में मोदी जी ने भाषण दिया था, मैं काले धन को खत्म कर दूंगा, मैं काले धन की लड़ाई जीतूंगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि एयरसेल मैक्सिस करार में दोषी पाए जाने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लोकसभा में एयरसेल मैक्सिस डील मुद्दे पर कल चर्चा हुई। कांग्रेस और वाम दलों ने इस चर्चा पर आपत्ति जताते हुए वॉकआउट किया। लोकसभा में बुधवार को एआईएडीएम के सदस्यों ने एयरसेल मैक्सिस सौदे में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का मुद्दा उठाया। नियम 193 के तहत चर्चा के जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग की जांच भी जारी है। The 3 acts in this case involved are the Income Tax Act, the Foreign Exchange Management Act, and the Prevention of Money Laundering Act, under which cases are made out, then action as per law will be taken. Nobody, and I underline the word nobody, however important he is, would be spared if he is found to be prima facie guilty. इससे पहले एआईएडीएम के और बीजेडी समेत कई दलों के सदस्यों ने एयरसेल मैक्सिस सौदे की सीबीआई जांच की मांग की। The Prime Minister should order CBI and ED to have impartial, transparent inquiry, confiscate their illegal assets and prosecute them immediately without any further delay. Why CBI and ED is not filing charge sheet on the culprit who have done such type of money laundering? More than 14 countries, including British Virgin Islands. कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट समेत कई विपक्षी दलों ने एयरसेल और मैक्सिस सौदे पर चर्चा का विरोध किया। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट भी किया। This matter is pending in the court and it is adjudication, it is a tribunal, and this is as per law. You can't discuss when all you have made these rules and you yourself are violating and government is violating. एयरसेल मैक्सिस सौदे में सीबीआई पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन समेत दूसरे आरोपियों और कंपनियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर चुकी है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। विमान वहन संशोधन विधेयक 2015 को कल सदन की मंजूरी मिल गई। सदन में कई सांसदों ने बिल पर अपने सुझाव दिए, जिन पर सरकार ने अमल करने का भरोसा दिया। विमान वहन संशोधन विधेयक 2015 को सदन की मंजूरी मिल गई। विधेयक को सभी दलों का समर्थन मिला। हालांकि सांसदों ने बिल पर अपने सुझाव भी साझा किए। Whenever you are making any conventional agreements or any negotiations, kindly make a statement at least before the parliament that under the convention we are changing so and so matters. You come up with a more comprehensive thing, or here you give us the assurance. कई सांसदों ने नागरिक उड्डयन नीति के मसौदे पर भी सुझाव दिए। You please cannot have more than 49% ownership, because that makes the situation of substantial ownership and effective control a very important point. All of a sudden we find a new policy coming up. This policy is tailor-made to suit a particular airline. नागरिक उड्डयन मंत्री ने सांसदों की चिंताओं का जवाब देते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। Regional connectivity has been mentioned by the major party of the NDA government.
पिछले साल 2 दिसंबर को विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है। इसके जरिए भारतीय यात्री को हादसे में चोट लगने, मृत्यु होने या सामान खोने पर मिलने वाले मुआवजे की रकम में संशोधन किया गया है। इसके कानून बनने के बाद हवाई यात्रा करने वाले भारतीय मुसाफिरों को अब मॉनिट्रियल संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक मुआवजा मिलेगा। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। असम में बीजेपी और असम गण परिषद मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दोनों पार्टियों में इस पर फैसला हुआ है। असम गण परिषद के अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार महंत और असम बीजेपी के प्रभारी सर्बानंद सोनोवाल ने कल इसका ऐलान किया। इससे पहले असम गण परिषद के नेताओं ने कल दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। बीजेपी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से भी इससे पहले बीजेपी गठबंधन कर चुकी है। एजीपी और बीजेपी दोनों पार्टियों ने ये तय किया है कि अगले चुनाव एक साथ लड़ेंगे। हमारा लक्ष्य है कि असम को बचाना है और असम का सबसे बड़ा जो दुश्मन है कांग्रेस और एआईडीएफ दोनों को हराकर असम में असम की लोगों को बचाने के लिए, उनके हितों के लिए, उन्नति के लिए हमें सरकार बनानी है। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बुधवार को राहुल गांधी ने राज्य स्तरीय पार्टी के नेताओं के साथ एक बैठक की। इस बैठक में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी शामिल थे। बैठक में करीब 35 से ज्यादा नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में उत्तर प्रदेश चुनाव में पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। संभावना जताई जा रही थी कि पार्टी में प्रियंका वाड्रा की भूमिका को लेकर भी चर्चा होगी, लेकिन कांग्रेस नेताओं के अनुसार इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। बैठक के बाद कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने बताया कि पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि जनता कांग्रेस की सरकार चाहती है और हमें जनता के मंसूबों पर खरा उतरना है। प्रशांत किशोर के बारे में उन्होंने बताया कि अभी उनकी भूमिका को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है। रणनीति को लेकर आगे भी बैठकों का दौर चलेगा। की शीर्ष नेतागिरी है, उनसे उनके विचार आने वाले जो चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर उसमें क्या करना चाहिए, कार्यक्रम कैसे होना चाहिए, वो सब बातों को लेके बैठक थी। 35 से भी ज्यादा लोग थे। और कश्मीर के पुलवामा जिले में त्राल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच बुधवार से शुरू हुई मुठभेड़ जारी है। सेना के मुताबिक सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। ये सभी आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े बताए जा रहे हैं। डटसारा मीर मोहल्ला में सुरक्षा बलों को कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस बीच आतंकियों की तरफ से गोलीबारी शुरू कर दी गई। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने बड़े हमले को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने 16 गांव वालों की हत्या कर दी। बस्तर के आईजी के मुताबिक नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के अभियान के विरोध में अबूझमाड़ इलाके में इस घटना को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने इस घटना को मंगलवार को अंजाम दिया। खबरों के मुताबिक मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। नक्सलियों ने इन ग्रामीणों को पुलिस का भेदिया बताकर हत्या की है। राज्य के गृह मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा है कि नक्सलियों को करारा जवाब दिया जाएगा। इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी है। और इस बीच छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 23 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन लोगों ने सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव और राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर करने वाले नक्सली तोंगपाल इलाके के बताए जा रहे हैं। ये सभी लोग बीते 1 दशक से नक्सली गतिविधियों में सक्रिय थे। इनमें से कईयों पर इनाम भी घोषित था। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव को आंशिक रूप से वापस लिया जा सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में इसका संकेत दिया। उन्होंने कहा कि बजट पर चर्चा के दौरान वो इन चिंताओं का जवाब देंगे। राज्यसभा टीवी के कार्यक्रम स्पॉटलाइट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ईपीएफ पर टैक्स लगाने से जुड़ी चिंताएं भी दूर की। उन्होंने कहा कि इसका मकसद भारत को पेंशन समाज में बदलना है, ताकि पीएफ की सारी रकम लोग खर्च नहीं करें बल्कि उसे फिर से निवेश भी करें, जिससे उन्हें आय होती रहे। हालांकि ट्रेड यूनियनों समेत विपक्षी दलों की नाराजगी के बाद उन्होंने इस पर विचार करने का भी भरोसा दिया। The object really was to encourage India for private sector employees who don't have a pension, that this corpus must be used partly for their obligations and partly to make it a pension society.
The object really is not revenue or anything. And therefore, when I've seen the sentiment, in fact, that's one area of the budget on which an alternate view is being expressed. So when it comes up for discussion in Parliament, I am going to address this issue. राज्यसभा में भी प्रश्नकाल के दौरान ये मामला उठा। सीपीएम सांसद तपन कुमार सेन ने कहा कि ईपीएफओ के स्टेक होल्डरों ने टैक्स लगाने पर कभी सहमति नहीं दी थी। I personally attended all the stakeholders meeting, and at no point of time stakeholders ever agreed to taxing the provident fund at the time of withdrawal. वित्त मंत्री की तरह श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने भी कुछ इसी तरह के संकेत दिए। That EPF taxation already have told him, but the stakeholders we are under the discussion, sir. The many stakeholders are there, but stakeholders we are under the discussion. Now I can't reveal many things, but our government is considering all aspects. इससे पहले सोमवार को वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी कर टैक्स प्रस्तावों को आंशिक रूप से वापस लेने का संकेत दिया था। भारतीय मजदूर संघ समेत कई ट्रेड यूनियन इस कदम का विरोध कर रहे हैं। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। भारतीय किसान यूनियन ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए 17 मार्च को दिल्ली में किसान महापंचायत करने का ऐलान किया है। किसान यूनियन ने कहा है कि सरकार किसानों के बुनियादी मसलों पर गंभीर नहीं है। देश के प्रमुख किसान नेता बुधवार को दिल्ली के पंजाब भवन में जुटे। इन नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार फसल के वाजिब और लाभकारी मूल्य के सवाल पर मौन है। साथ ही मांग की गई कि बेल आउट पैकेज देकर सभी तरह के कृषि ऋणों को माफ किया जाए। ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹ 60% ਪੈਸੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਾਵਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੜਕ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੇਸਟ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। किसान नेताओं ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए केंद्रीय नीति बनाने की मांग की है। वो टाइम भी आएगा जब हम वहाँ अंदर तक बैठेंगे, कमेटियों में हमारे लोग रहेंगे, कमेटियों में किसान वहाँ पर जाएगा और वो पॉलिसी बनवाएगा। इनके खिलाफ हमारा पूर्ण रूप से अभियान ये जारी रहेगा। किसान संगठन किसानों की न्यूनतम आमदनी तय करने, जीएम फसलों और फसल बीमा योजना में गड़बड़ी जैसे मुद्दों पर सरकार से नाराज है। इनका आरोप है कि बीजेपी अपने चुनाव घोषणा पत्र पर अमल नहीं कर रही है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। भारत ने चीन को नसीहत दी है कि वो दक्षिण चीन सागर को लेकर पड़ोसी देशों पर दबाव बनाना बंद करे। विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा कि जो देश दुनिया को बहुध्रुवीय देखना चाहते हैं, उन्हें एशिया को भी बहुध्रुवीय देखने की आदत बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा ऐसे प्रयासों का साथ दिया है जो एशिया के देशों के बीच एकता को प्रोत्साहित करता है। विदेश सचिव एस जयशंकर बुधवार को दिल्ली में विदेश मंत्रालय में आयोजित रायसीना डायलॉग को संबोधित कर रहे थे। एशिया के देशों के बीच जुड़ाव में आने वाली परेशानियों पर जोर देते हुए चीन की तरफ इशारा किया कि वे जुड़ाव के लिए अनावश्यक तनाव की स्थिति पैदा न करें। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये जरूरी है कि एशिया को भी बहुध्रुवीय महाद्वीप के रूप में विकसित किया जाए। This is an issue that actually resonates beyond Asia because the rest of the world also appreciates that the economic gravity is shifting towards the continent. Indeed, if we seek a multipolar world, the right way to begin is to create a multipolar Asia. रायसीना डायलॉग में चीन के पाकिस्तान को प्रोत्साहित करने का मामला भी उठा और विदेश सचिव ने साफ कर दिया कि आतंकवाद की वजह से भी एशिया में जुड़ाव की समस्या बढ़ी है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने पठानकोट आतंकी हमले के सिलसिले में पाकिस्तान से जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों के ब्यौरे मांगे हैं। इसके लिए एजेंसी ने पाकिस्तान को चिट्ठी लिखी है। एनआईए ने 1 जनवरी और 2 जनवरी की रात को एयरबेस पर किए गए हमले से पहले 4 आतंकियों ने जिन नंबरों पर फोन किए उनका ब्यौरा जानना चाहा है। कहा जा रहा है कि फोन नंबर आतंकी समूह जैश ए मोहम्मद से जुड़े लोगों के नाम से हैं। पाकिस्तान को भेजे गए अनुरोध पत्र में विशेष अदालत के माध्यम से भेजे जाने वाला यह कानूनी दस्तावेज है। एनआईए ने ख़याम बाबर के बेटों के ब्यौरे और तस्वीरें मांगे हैं। उसका एक बेटा हमला करने वाले आत्मघाती दस्ते का हिस्सा था। हमले को अंजाम देने वाले 4 आतंकियों के शवों को सुरक्षित रखा गया है।
पिछले महीने उत्तर कोरिया की तरफ से किए गए परमाणु परीक्षण पर सुरक्षा परिषद ने सख्त रुख दिखाया है। परिषद ने उत्तर कोरिया के खिलाफ व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध संबंधी एक प्रस्ताव आम सहमति से पारित कर दिया। नए प्रतिबंध उत्तर कोरिया के खिलाफ बीते 2 दशकों में सबसे कड़े प्रतिबंधों में से एक है। इस बीच दक्षिण कोरिया ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर में कम दूरी की मिसाइल दागी है। The draft resolution has been adopted unanimously. सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया के खिलाफ व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से जुड़े प्रस्ताव को आम सहमति से पारित कर दिया। ये प्रस्ताव अमेरिका ने तैयार किया था, जिसका उत्तर कोरिया के एकमात्र सहयोगी चीन ने भी समर्थन किया। नए प्रतिबंधों के तहत उत्तर कोरिया से आने जाने वाले सभी कार्गो की बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर जांच पड़ताल की जाएगी। उत्तर कोरिया की नाडा स्पेस एजेंसी और खुफिया एजेंसी समेत 12 अन्य संगठनों और 16 नए व्यक्तियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। साथ ही उत्तर कोरिया को हर तरह के छोटे और हल्के हथियार बेचने पर भी रोक लगाई गई है। ये भी कहा गया है कि अवैध गतिविधियों में शामिल होने वाले उत्तर कोरियाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया जाएगा। That is why, under this resolution, cargo going into and coming out of North Korea will be treated as suspicious, and countries will be required to inspect it, whether it goes by air, land, or sea. This is hugely significant. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बयान में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने एक सुर में उत्तर कोरिया को सरल संदेश दिया है, वो ये कि उसे अपने खतरनाक कार्यक्रमों को बंद करना होगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने उम्मीद जताई है कि इससे उकसावे की कार्रवाई का खात्मा होगा और बातचीत बहाल होगी। वहीं चीन ने कहा है कि ये प्रतिबंध उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के लिए नए सिरे से बातचीत शुरू करने में अहम साबित होगा। 与维护半岛和平、安全和稳定的目标背道而驰，将严重破坏国际社会寻求半岛问题政治解决的努力。 उत्तर कोरिया ने इन प्रतिबंधों को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। 4 परमाणु परीक्षण और रॉकेट प्रक्षेपणों की वजह से उत्तर कोरिया पर 2006 से संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात क्रिकेट की। मेजबान बांग्लादेश एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर बांग्लादेश ने फाइनल में जगह पक्की की। अब फाइनल में रविवार को बांग्लादेश की भिड़ंत भारत से होगी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली पाकिस्तान की टीम ने खराब शुरुआत से उबरते हुए 7 विकेट पर 129 रन का स्कोर बनाया। जवाब में बांग्लादेश ने 5 गेंद बाकी रहते जीत दर्ज कर ली। 48 रन की पारी खेलने वाले सौम्य सरकार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान मार्टिन क्रो का निधन हो गया है। 53 साल के मार्टिन को कैंसर से पीड़ित थे और न्यूजीलैंड के क्रिकेट में मार्टिन क्रो को योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। मार्टिन ने न्यूजीलैंड के लिए 77 टेस्ट और 143 वनडे मैच खेले। न्यूजीलैंड के लिए 17 टेस्ट शतक बनाए। उन्होंने टेस्ट मैच में 5000 से ज्यादा रन बनाए हैं। मार्टिन क्रो के निधन से क्रिकेट जगत में शोक की लहर है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। कन्हैया कुमार की जमानत को विपक्ष ने बताया लोकतंत्र की जीत। जेएनयू में छात्रों ने निकाला विजयी जुलूस। यूनिवर्सिटी जांच समिति आज सौंपेगी रिपोर्ट। इशरत जहां मामले में वित्त मंत्री का बयान। दूसरे हलफनामे में हुआ फर्जीवाड़ा। यूपीए सरकार पर झूठे सबूत जुटाने के लगाए आरोप। खुलासे के समय और मंशा पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। विमान वहन संशोधन विधेयक राज्यसभा से पारित। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक मिलेगा मुआवजा। हवाई हादसे में मिलेगा ज्यादा मुआवजा। छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सली हमला। नारायणपुर में 16 ग्रामीणों की हत्या। जगदलपुर में 23 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। संयुक्त राष्ट्र का उत्तर कोरिया के खिलाफ सबसे कड़े प्रतिबंध। आने जाने वाले सभी कार्गो की होगी जांच। स्पेस और खुफिया एजेंसी समेत 12 संगठन और 16 नए लोग हुए ब्लैकलिस्टेड।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देश सकते हैं देश देशांतर। नमस्कार।